अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसको पढ़ने से बेटर जो है हम इसको चित्र से समझ लेते हैं, ठीक है। पढ़ने का तो आप पढ़ लोगे, लेकिन चित्र से समझ लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, स्टोमेटा जनरली जो होता है वो पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा की संख्या ज्यादा होती। स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा होते हैं छेद। जैसे हमारे शरीर में पसीना निकलने के लिए छेद हैं, ऐसे ही पौधे के अंदर भी क्या होते हैं, पसीना या पानी को बाहर अच्छा, पानी बाहर क्यों निकलेगा, वो हमने वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि भैया जब धूप में, अब आप तो क्या, आपको गर्मी लगती है तो पंखा चालू कर लेते हो, एसी चालू कर लेते हो, कूलर चालू कर लेते हो। आप पेड़ पौधे बेचारे, फसल जो है वो खेत में है, उसको धूप में तपना भी है। तो अगर आपको पता है कि पेड़ पौधों के अंदर सेल्स होती, कोशिकाएं होती है, अगर जरूरत से ज्यादा अगर गर्म या ज्यादा ऊष्मा अगर वो एब्जॉर्ब कर लेंगे या ज्यादा तापमान हो जाएगा तो कोशिकाएं मर जाएगी, पौधा मर जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि जो सूर्य की ऊष्मा उसको मिल रही है, उस ऊष्मा को वो क्या करते हैं, कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है उस पानी को देते हैं। और आपको पता है कि घर में भी अगर आप तपेली में पानी गर्म करोगे तो भाप बनके ऊष्मा निकल जाएगी उसमें भाप के साथ। तो ऐसे ही पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए जो अतिरिक्त ऊष्मा पौधे के अंदर आती है, किससे, तो ऊपर सूर्य से आती है, रेडिएशन या सोलर रेडिएशन आती है ना, आया ना समझ में। ऊष्मा किस रूप में आती है, सौर विकिरण के रूप में आती है। तो पौधा गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो अपनी ऊष्मा को क्या करेगा, वो अपनी जरूरत से ज्यादा जो ऊष्मा है वो पानी को देगा और पानी को भाप में बदलेगा। तो पानी ने ऊष्मा ले ली और फिर भाप के रूप में वो पत्तियों पर जो खासकर रंध्र होते हैं उन रंध्रों से भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही क्या होता है, यही वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन पौधे के जिन छिद्रों से होता है, मुख्य रूप से पत्ती पर जो छेद होते हैं उन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा। उसके लिए हम पोर्स शब्द उपयोग नहीं कर सकते, आए ना समझ में। नहीं तो बोले, आप बोलोगे कि सर उसको तो हिंदी में तो पोर्स बोलते हैं, मृदा में तो आपने बोला था पोर्स हैं, आया ना समझ में, छिद्र। तो उसके लिए हम पोर्स वर्ड यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं के द्वारा बनाया गया एक रंध्र है। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके लिए हम उपयोग करते हैं स्टोमा। और स्टोमा से ही बनाए, जब ये एक्टिव होता है, चलता है, बंद होना ओपन होना, तो इसको हम स्टोमेटा बोल देते हैं, आया ना समझ में। तो पेड़ पौधों के पत्ती पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। सामान्य रूप से देखा गया है कि पत्ती के नीचे रंध्र ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। तो जिधर रंध्र ज्यादा होंगे वाष्पोत्सर्जन वहां से ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नीचे ज्यादा होते हैं, कुछ पौधों के ऊपर और नीचे लगभग बराबर होते हैं। जैसे मक्का, तो जो ग्रेमिनी कुल के होते हैं उनमें जो स्टोमेटा ऊपर और नीचे लगभग बराबर होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के अंदर नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। मैंने लगभग बराबर बोला, अगर ऊपर 50 है तो नीचे 55 होंगे, रहेंगे नीचे ही ज्यादा, आया ना समझ में। तो ध्यान रखना। तो सामान्य रूप से पत्ती की निचली सतह पर आपको स्टोमेटा ज्यादा मिलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन भी पत्ती की निचली सतह से ही ज्यादा होगा। कल हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था ये। अब हम क्या करते हैं, पहले तो स्ट्रक्चर समझते हैं। ये इस टाइप से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें कितनी द्वार कोशिकाएं होती है, 2। कल टेस्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। कितनी द्वार कोशिकाएं होती है, 2 द्वार कोशिकाएं होती है। अब आप बोलोगे सर द्वार कोशिकाएं किधर है, ये है द्वार कोशिकाएं, ये क्या है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये जो है अभी बताता हूं क्या होता है, देखो समझते जाओ, चित्र में समझ में आ जाएगा। ये दोनों द्वार कोशिकाएं हैं, क्या है, द्वार कोशिकाएं।
अब इनमें अगर हम बारीकी से देखें तो ये जो द्वार कोशिकाएं आपको दिख रही है किस टाइप के दिख रही है, बीन शेप में, जो सेम का बीज होता है, बलूल का बीज, इस टाइप से आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है सेम का बीज, इस टाइप से। एक कोशिका ये है और दूसरी कोशिका ये है। इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। गार्ड कौन होता है भैया, आपने देखा होगा, कोई भी अगर मान लो हीरो हीरोइन अगर जाते हैं तो राइट साइड गार्ड चलते हैं, हाँ रक्षक, हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्षक। तो यहां पर भी देखो ये बीच वाला जो है ये छेद है, इसको कहा जाता है स्टोमा। क्या बोलते हैं, स्टोमा, छेद को। पूरी संरचना को बोलते हैं स्टोमेटा, पूरा स्ट्रक्चर ये, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, ये है स्टोमेटा का, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब समझिए ये जो दो द्वार कोशिकाएं होती है, इन दोनों द्वार कोशिकाओं में अगर हम देखें तो ये एक्सटर्नल, इस कोशिका की ये बाहर की ओर मेम्ब्रेन है, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर की मेम्ब्रेन है। तो किसी भी द्वार कोशिका, चाहे इधर की हो चाहे इधर की, ये द्वार कोशिका की बाहर की मेम्ब्रेन है और ये क्या है, अंदर की मेम्ब्रेन। द्वार कोशिकाएं कितनी दिख रही है आपको, बताइए। द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी, 2। इनको क्या बोलेंगे, द्वार या रक्षक कोशाएं। कोशाएं बोलो या कोशिकाएं बोलो, एक ही बात है। इंग्लिश में बोले तो गार्ड सेल्स, क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ये गार्ड सेल्स हो गई, रक्षक कोशिकाएं 2 होती हैं। कितनी होती है, 2, संख्या में 2 होती है। इन दोनों गार्ड कोशिकाओं की जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली, ये मोटी होती है। कैसी होती, मोटी। तो दोनों की हमने अंदर वाली भित्ति क्या बना दी, मोटी बना दी, ये मोटी होती है, ठीक है। और बाह्य भित्ति अगर हम देखें तो ये पतली है। ये एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, स्टोमेटा की आंतरिक भित्ति होती है, या कभी एक बार ऐसा भी पूछा था कि स्टोमेटा में जो द्वार कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति की अपेक्षा बाह्य भित्ति होती है पतली। आंतरिक भित्ति मोटी, बाह्य भित्ति पतली होती है, ठीक है। और इन दोनों द्वार कोशिकाओं के चारों ओर होती है रक्षक कोशिका, सहायक कोशाएं। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे सहायक कोशा। सहायक कोशा बोल दो, या इसको कहीं कहीं पर सखी कोशिका भी मिलता है लिखा हुआ, सखी कोशा। क्लियर। इंग्लिश में बोलते हैं एसेसरी या सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। लेकिन ये जो सखी कोशिकाएं हैं, इन सखी कोशिकाओं की मेम्ब्रेन बाहर की ओर और अंदर की ओर समान होती है, पतली होती है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। खाली स्टोमेटा की द्वार कोशिकाओं में ही अंदर की भित्ति मोटी, बाहर की भित्ति पतली होती है। बाहर की भित्ति इतनी पतली होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसे बलून आपने देखा ना, फुग्गा फुलाते हो तो फूल जाता है, ये इस टाइप की होती है। सिकुड़ भी सकती है, फैल भी सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, यही होता है स्टोमेटा, ठीक है। समझ में आया ना। द्वार कोशिकाएं 2 और 4 से 5 क्या होती है, 4 से 5 होती है रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं होती है 2। हो गया क्लियर। इन द्वार कोशिकाओं में आपको केंद्रक भी मिलेगा। क्या मिलेगा, केंद्रक, न्यूक्लियस। ये सेल है ना, तो सेल या कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अलावा क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा आपको, हरित लवक जिसको कहा जाता है। आया ना समझ में। सहायक कोशिकाओं में भी केंद्रक मिलेगा भैया, आया ना समझ में। अंतर केवल किसका है, अंतर है भित्ति का। सहायक कोशिकाओं की भित्ति समान पतली होती है, जबकि द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति मोटी और बाह्य भित्ति पतली होती है, ठीक है। तो ये होता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। हो गया, ध्यान रखना। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, अब जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो, स्टोमेटा सामान्यतः पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्र हैं। देखो, पत्तियों में पाए जाने वाले, ये पत्तियों पर होते हैं,
तने पर और फलों पर पत्ती को छोड़कर पौधे के दूसरे भाग पे अगर कोई रंध्र है तो उसको हम लेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिकल, वात रंध्र। वो स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। तो सूक्ष्म रंध्र होते हैं और कभी कभी फलों और शाकीय तने पर भी होते हैं। तो रंध्र तो होते हैं शाकीय तने पर इनको क्या बोलते हैं? इनको हम फल और शाकीय तने पर जो रंध्र होते हैं उनको कहा जाता है लेंटिकल, ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक स्टोमेटल छिद्र दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरा होता है, जिनको क्या कहा जाता है? रक्षक या द्वार कोशिकाएं, जिनको गार्ड सेल्स के नाम से जाना जाता है। दो होती है संख्या में, ठीक है। रक्षक कोशिकाओं की स्फीति दशा में परिवर्तन के कारण ही स्टोमेटा का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है। स्फीति क्या होता है? फूलना, और श्लथ क्या होता है? सिकुड़ना, ठीक है। देखो कैसे, स्फीति और श्लथ, ये दोनों टर्मिनोलॉजी बार बार आपको परेशान करेंगे, ध्यान रखना। देखो अगर मैं बोलूं ये आपका जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा, ठीक है, ये रक्षक कोशिकाएं, ये रक्षक कोशिकाओं के फूलने और सिकुड़ने से ही स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, ठीक है। कैसे? किसी कारण से अगर ये द्वार कोशिकाओं में अगर पानी भरता जाए तो ये अंगूर के जैसी फूलेगी, और जब अंगूर की जैसे आप किसी बलून को फुलाते हो तो उसकी भित्ति फैलती है ना, तो अंदर की भित्ति तो मोटी है भैया, तो ज्यादा कौन फूलेगी? इसके अंदर अगर क्या हुआ? पानी आया, वाटर, इंडोऑस्मोसिस हुआ। इंडोऑस्मोसिस मतलब अंतःपरासरण, मतलब जो सहायक कोशिकाओं में पानी था वो अंदर की ओर घुसा, इधर भी इधर भी। जैसे ही पानी घुसेगा तो ये फूलेगी, तो फूलेगी मतलब दाब किस पर पड़ेगा? इस पर ज्यादा दाब पड़ेगा। ये पतली है, ये भी पतली है, ये इसको धक्का देगी, ये ज्यादा फैलेगी, और जब ये बाहर की ओर फैलेगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, इसका मुंह ढीला हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब द्वार कोशिकाएं स्फीति या टर्जिट फॉर्म में आती है तब क्या होता है? स्टोमेटा खुल जाता है। और जब ये द्वार कोशिकाएं स्लथ दशा में आती है, स्लथ मतलब बिल्कुल इस टाइप से, ये सिकुड़ गई, ठीक है, सिकुड़ गई, तो जो दाब था अंदर, जो पानी था, उसका दाब क्या हो गया? कम हो गया, कम हो गया ना दाब। तो दाब कम होने से ये क्या हो जाएगा? अंदर की ओर दाब लगेगा उल्टा दाब, और उल्टा दाब लगने से क्या होगा भैया? सिकुड़ जाएगा। आया ना समझ में? और सिकुड़ने से स्टोमेटा का मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी दशा है? ये है स्फीति दशा, टर्जिट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? टर्जिट कंडीशन। तो जब द्वार कोशिकाएं टर्जिट कंडीशन में होती है, क्लियर, फूली हुई अवस्था में, तब स्टोमेटा ओपन होता है। और जब फ्लेसिड होती है, मतलब अंदर का पानी क्या निकल गया, यहां से भाप बन के निकल गया, तो पानी खाली हो गया, तो ये वापस खाली हो गई, तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। समझ में आया ना? ध्यान रखना। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको श्लथ दशा कहा जाता है, श्लथ दशा, क्लियर। श्लथ मतलब फ्लैसिड, क्या बोलते हैं? फ्लैसिड, ठीक है। तो जब स्फीति दशा में आएगी तो स्टोमेटा खुलेगा, फ्लैसिड में आएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है ऐसा, किस कारण से होता है, इसको आगे समझेंगे। अभी इतना समझ में आ गया ना आपको? चलो ठीक, वापिस चलते हैं। तो रक्षक कोशिकाओं की स्फीति दशा में परिवर्तन के कारण क्या होता है? स्टोमेटा खुलता है, और श्लथ दशा होने पर क्या होता है? बंद होता है। हो गया क्लियर? तो स्फीति दशा में जब बदलाव होता है, फूलना और सिकुड़ना होता है द्वार कोशिकाओं का, तो स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। सामान्यतः रक्षक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? हमने पढ़ा है भैया, किस टाइप का था? इस टाइप से था ना, या तो सेम का बीज है वैसे, या फिर किडनी के जैसा था ना, सेम या किडनी के समान होता है। लेकिन ग्रेमिनी कुल के अंदर जो होता है वो किस टाइप से होता है? वो डमरू जैसा होता है, ऐसा, ठीक है, इस टाइप का होता है।
तो इसको हम डम्बल शेप्ड बोलते हैं, डमरू के आकार का। स्पेशली ग्रेमिनी कुल के अंदर इस टाइप के स्टोमेटा आपको देखने को मिलते हैं। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। हाँ, रक्षक कोशिकाओं की बाह्य भित्ति, बाहर की भित्ति हमने देखी थी भैया स्टोमेटा की, कैसी थी? बाहर की पतली, बाह्य भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति कैसी थी? मोटी। तो द्वार कोशिका या रक्षक कोशिकाओं की बाह्य भित्ति प्रत्यास्थ और अर्ध पारगम्य पतली होती है। प्रत्यास्थ मतलब फैलने वाली, इलास्टिक टाइप की, क्लियर? और अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल पतली होती है। आप तो इतना ध्यान रखना, पतली होती है। और अंतः भित्ति सेलुलोज की 2 परतों के बनने के कारण, सेलुलोज की कितनी परतें होती है? इसमें डबल लेयर होती है आंतरिक परत में, और आंतरिक परत में डबल लेयर होने के कारण क्या होती है? ये मोटी होती है। बाहर की भित्ति में सेलुलोज की सिंगल लेयर है, बट अंदर वाले में डबल लेयर है, तो डबल लेयर होने से आंतरिक भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। रक्षक कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका भी होती है, रिक्तिका भी होती है। जैसे मैंने केंद्रक बताया ना, द्वार कोशिकाओं में केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिका के सभी भाग होते हैं, क्यों? क्योंकि रक्षक कोशिकाएं खुद क्या है? कोशिका है, ठीक है। और साथ ही साथ रिक्तिका भी होती है, स्पष्ट केंद्रक भी होता है, अनेक क्लोरोप्लास्ट भी द्वार कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। रक्षक कोशिकाओं को चारों ओर से 4 से 5 सहायक या फिर क्या बोल सकते हैं हम, सहायक या सखी कोशिकाएं क्या करती है? घेर के रखती है। 4 से 5 बनती थी ना सखी, ठीक है, ध्यान रखना, जिनको एसेसरी या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। यह भी क्लोरोप्लास्ट युक्त होती, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें भी केंद्रक होता है, इनमें भी रिक्तिका होती है। हर चीज सेम है, बस भित्ति का अंतर है कि जो एसेसरी या सब्सिडरी सेल्स है उनकी भित्ति समान रूप से पतली होती है, पूरी सिमिलर, पूरी कोशिका की। बट द्वार कोशिकाओं की भित्ति अगर हम देखें तो वो आंतरिक भित्ति मोटी, बाह्य भित्ति पतली होती है। सहायक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एक समान पतली होती है और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। देखो, इनमें क्लोरोप्लास्ट तो होता है बट इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने के कारण उसको जनरली क्या माना जाता है? एब्सेंट, अक्रियाशील होता है, कार्य नहीं करता वो फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, तो ये तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर था जनरल। अब हम बात करते हैं पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या। तो मैंने जनरली आपको बोला है कि पत्ती के नीचे, मान लो ये पत्ती है, तो पत्ती की निचली सतह पर आपको, ये निचली है ये ऊपरी है, तो निचली सतह पर ही स्टोमेटा ज्यादा मिलेंगे। थोड़ा, भले ही थोड़ा सा अंतर हो, बट थोड़े नीचे ही ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहले तो हम ये 2 की बात करते हैं, मक्का और बाजरा। कौन सी फैमिली में आते हैं ये? ग्रेमिनी, एक बीज पत्रियां हैं। कैसे? एक बीज पत्री हैं। बाकी ये सभी क्या है? ये द्विबीजपत्री हैं। तो इतने याद नहीं करना है आपको, ये तो केवल समझाने के लिए मैंने यहां पर रखा है, याद नहीं करना है आपको। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि देखो, ये ऊपरी सतह, ये नीचे की सतह। सूर्यमुखी की बात करें तो ऊपर कितने? 58, कितना प्रति वर्ग मिलीमीटर। 1 mm स्क्वायर एरिया के अंदर कितने हैं? 58 स्टोमेटा हैं। और इधर देखो तो ऊपरी परत में कितने हैं? 156, निचली परत में 156 है प्रति वर्ग मिलीमीटर, है ना। तो ऊपरी परत में कम है, नीचे ज्यादा है? तो इनमें जनरली ये द्विबीजपत्री में तो ऐसा ही मिलता है कि नीचे, ऊपरी परत में कम और नीचे वाली परत में देखो तो ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं ये एक बीजपत्री है, जिनको हम क्या बोलते हैं? खास करके ग्रेमिनी फैमिली आती है इसमें, क्लियर। तो इनमें जब हम देखते हैं तो ऊपर और नीचे लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, पूरे नहीं है बराबर। यहाँ ऊपर कितने हैं? 52, नीचे कितने हैं? 68। ऊपर अगर बाजरे में देखो तो 40, नीचे कितने? 43। भले ही थोड़े ज्यादा है बट नीचे क्या है? ज्यादा है। तो हम इसको बोल सकते हैं लगभग समान। क्या बोल सकते हैं? लगभग समान बोल सकते हैं, आया ना समझ में। बट फिर भी नीचे ही ज्यादा होंगे। तो पत्ती की निचली सतह से हमेशा क्या होता है?
वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। ध्यान रखना, निचली सतह से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। आया समझ में? ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये केवल समझाने के लिए है। अब हम देखते हैं स्टोमेटा के प्रकार। तो स्टोमेटा के प्रकार, इसको तो एक बार पढ़ना, ये आपको नहीं पूछा जाता, ठीक है। ध्यान रखना, आपको जो स्टोमेटा का प्रकार पढ़ना है वो ये प्रकार पढ़ना है, ठीक है। कौन सा? तो स्टोमेटा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का पत्ती पर वितरण कैसे है, ऊपर नीचे किस टाइप से है, ठीक है। तो पत्ती पर स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस आधार पर अगर हम स्टोमेटा को देखते हैं तो इस आधार पर जो है वो स्टोमेटा कितने प्रकार के आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। मोस्टली 4 प्रकार के आपको मिलते हैं। इसमें पहला आता है वाटर लिली प्रकार। वाटर लिली प्रकार, इसको ऊपरी रंध्री कहा जाता है। वाटर लिली देखा है? कमल देखा है? कमल, कमल का पौधा तालाब में रहता है, उसकी पत्ती जो है वो सतह पर चिपकी रहती, पानी की सतह पर तैरती है। तो आप अगर बोलो तो क्या बोल सकते हो? वाटर लिली कमल जैसा ही पौधा होता है, उसके भी बड़े बड़े पत्ते जो है वो पानी की सतह पर तैरते हैं। तो नीचे की सतह तो पानी पर चिपकी है, ऊपर की सतह एटमॉस्फेयर में है, तो क्या नीचे स्टोमेटा होगा? नीचे तो चिपका है ना पानी से, तो नीचे तो स्टोमेटा नहीं होगा, खाली ऊपर रहेंगे स्टोमेटा। तो वाटर लिली प्रकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊपरी रंध्री। ऊपरी रंध्री मतलब ईपी स्टोमेटिक। ईपी मतलब ऊपर, स्टोमेटिक मतलब रंध्र, ऊपर केवल रंध्र होते हैं। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्ती पर केवल ऊपरी एपिडर्मिस पर ही स्टोमेटा मिलेंगे, मतलब ऊपरी सतह पर स्टोमेटा है, नीचे नहीं है, ठीक है। तब उसको हम क्या बोलेंगे? ईपी स्टोमेटिक रंध्र कहेंगे। किसमें मिलेंगे? तो जो भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, प्लावी हाइड्रोफाइट्स, तैरने वाले फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, पूर्ण रूप से वो निमग्न या सबमर्ज वाले नहीं कि पानी के अंदर डूबे हुए, वो नहीं, जैसे हाइड्रीला उस टाइप का नहीं, जो पानी पर तैरते रहते हैं। ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर आपको वाटर लिली प्रकार के स्टोमेटा मिलते हैं, ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं होते, ठीक है। तो प्लावी, प्लावी मतलब तैरने वाले, जलोद्भिद मतलब हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो वाटर लिली, निम्फिया, इनमें जो है आपको ऊपरी रंध्री स्टोमेटा मिलेंगे। दूसरा आता है सेब या सहतूत प्रकार का। तो सेब या सहतूत प्रकार में आपने देखा होगा, जनरली सेब है, सहतूत है, ये कौन से क्लाइमेट में अधिकतर पाए जाते हैं? मोस्टली ये कौन से क्लाइमेट के पौधे हैं? सेब टेम्परेट फ्रूट है, शीतोष्ण फल है, बर्फीले स्थानों पर होता है एप्पल, सेब। तो आपको पता होगा भैया, बर्फीले स्थानों पर तो अधिकतर ऊपर बर्फ गिरती है, पत्ती के ऊपर तो बर्फ जमा होती है, तो ऊपर से तो वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे प्रकृति ने ऊपर के रंध्र गायब कर दिए इसके, आया ना समझ में? और रंध्र कहाँ ले आए? सब नीचे। तो सेब प्रकार या शहतूत प्रकार का अगर बोले तो हम इसको क्या बोलेंगे? अधोरंध्री। अधो मतलब नीचे, रंध्री मतलब रंध्र। तो इनको कहेंगे हाइपोस्टोमेटिक इंग्लिश में, मतलब केवल पत्ती की निचली एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होंगे, ऊपरी सतह पर अनुपस्थित रहेंगे। याद नहीं करना। किसको याद नहीं करना है? राजौरिया जी, किसको याद नहीं करना है? ठीक है, यह है हाइपोस्टोमेटिक, मतलब पत्ती के ऊपर स्टोमेटा नहीं है, केवल नीचे है, ठीक है, ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, भैया ये दो चीजें तो आपको लॉजिक से याद हो जाएगी। लॉजिक मतलब अगर जो प्लावी जलोद्भिद पौधे हैं, मतलब पानी पर जो तैरने वाले पौधे होते हैं, उनमें नीचे स्टोमेटा नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे, मतलब इपीस्टोमेटिक लीफ रहेगी। फिर दूसरा आपको ये शहतूत प्रकार का, सेब प्रकार का हाइपोस्टोमेटिक, ये भी याद हो जाएगा। कैसे? स्क्रीन की संख्या, ऊपरी स्टोमेटा, हाँ स्टोमेटा की संख्या याद नहीं करना है आपको, ठीक है, हाँ उसकी संख्या याद नहीं करना है।
आपको तो केवल ध्यान रखना है कि ऊपर कम होते हैं, नीचे जनरली, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे जलीय पौधों में देखोगे तो ऊपर आपको मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे। अब सेब में अगर आप देखोगे तो नीचे मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर उभयरंध्री, उभयरंध्री मतलब क्या होता है? दोनों सतहों, उभय मतलब दोनों, रंध्री मतलब रंध्र, दोनों सतहों पर रंध्र अगर हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? उभयरंध्री या एम्फिस्टोमेटिक, ठीक है। अब जो ऊपर और नीचे रंध्र हैं, तो कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनमें ऊपर भी रंध्र है, नीचे भी हैं, बट ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं ऊपर और नीचे बराबर संख्या है, भाई रंध्र दोनों साइड है, तो उसको तो हम एम्फिस्टोमेटिक कहेंगे, ठीक है, मतलब उभयरंध्री। फिर इसको ऊपर और निचली सतह पर स्टोमेटा की संख्या के आधार पर उभयरंध्री को फिर दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन से? तो एक तो जो है वो आपका है आलू प्रकार का, पोटैटो टाइप, असमान रंध्री। असमान रंध्री मतलब ऊपर और नीचे रंध्र तो हैं, बट ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, ठीक है, दोनों साइड है स्टोमेटा, बट ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? असमान रंध्री को एनिसोस्टोमेटिक। मतलब स्टोमेटा की संख्या ऊपरी सतह पर कम है, निचली सतह पर अधिक है, ठीक है। तो जनरली जितने भी डाइकोटिलिडन्स होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें इसी टाइप के स्टोमेटा होते हैं। आलू, मटर, टमाटर, सेम, गोभी, क्लियर, चना, मूंग, अरहर, उड़द, द्विबीजपत्री में आपके जो है वो इसी टाइप के स्टोमेटा रहेंगे। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। फिर जई प्रकार में अगर हम देखें तो जई या ओएट प्रकार में, जई या ओएट मतलब कौन से कुल में? ग्रेमिनी कुल की बात कर रहे हैं। इनके स्टोमेटा को जई प्रकार का स्टोमेटा बोलते हैं, या फिर समान रंध्री। समान रंध्री मतलब ऊपर और नीचे रंध्र की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी, समान रहेगी। तो इसको हम आइसोस्टोमेटिक कहेंगे, ठीक है। स्टोमेटा की संख्या दोनों सतहों पर लगभग समान होगी, ठीक है। जैसे ग्रेमिनी कुल, मक्का, ज्वार, बाजरा, घास कुल, ग्रेमिनी फैमिली के अंदर इसी टाइप के होते हैं। तो आपको याद जो रखना है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये दो के बारे में आपको पूछेगा, ठीक है, कि एनिसोस्टोमेटिक किसमें होता है? द्विबीजपत्री में, मतलब कौन सा? असमान रंध्री। और समान रंध्री जो होता है वो ग्रेमिनी कुल के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट चौथा टाइप का पोटेमोजिटान प्रकार, जिसको कहा जाता है अरंध्री। अरंध्री मतलब एस्टोमेटिक। एस्टोमेटिक मतलब जिसकी पत्ती में स्टोमेटा है ही नहीं, ना तो ऊपर है ना नीचे है, और अगर गलती से है तो वो भी अक्रियाशील है, इनएक्टिव है, कार्य नहीं करते। आया ना समझ में? तो ये जनरली किस में मिलते हैं? जल निमग्न पौधे। जल निमग्न मतलब जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनमें आपको स्टोमेटा मिलेंगे ही नहीं। उसमें वाष्पोसर्जन कहां से होगा भैया? वो तो ऑलरेडी पानी के अंदर है। आया ना समझ में? ध्यान रखना। तो वो पोटेमोजिटाइन टाइप के स्टोमेटा कहलाते हैं, जिनको एस्टोमेटिक कहते हैं। तो ये पोटेमोजिटान, हाइड्रिला, ये जो जलीय पौधे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनमें आपको स्टोमेटा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें से आपको केवल याद ये दो रखना है, इस टर्मिनोलॉजी को, ठीक है, ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा अगर स्टोमेटा के प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहां से पूछता है, रंध्रीय गति की दैनिक आवर्तिता के आधार पर। मतलब जो उसका डेली पेरियोडिसी ऑफ स्टोमेटा मूवमेंट होता है। स्टोमेटा कौन से पौधे में स्टोमेटा कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, उस आधार पर, उसके मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। तो इस आधार पर जो है स्टोमेटा को 4 प्रकार में बांटा है, और ये वाला क्लासिफिकेशन आपको कुछ भी हो जाए याद करना है, ठीक है। ऊपर से क्वेश्चन बनने की संभावना 0.1% है स्टोमेटा के प्रकार में से, बट यहां से 99% अगर स्टोमेटा के प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला क्लासिफिकेशन जो दैनिक गति है, उसी आधार पर स्टोमेटा के प्रकार आपको याद करना है, ठीक है। एक होता है अल्फा अल्फा प्रकार। अल्फा अल्फा प्रकार, अल्फा अल्फा किसको कहा जाता है? एक दलहन चारा है, लूसर्न को।
तो हो सकता है ये लूसर्न प्रकार से पूछ ले, रिचका प्रकार से पूछ ले। आया ना समझ में? आपने पशुपालन या कभी एनिमल हस्बेंड्री में देखा होगा, तो जो लेग्यूम फोडर क्रॉप होती है अल्फा, जो कि क्या है, एक चारे वाली फसल है, दलहनी फसल है, लेग्यूमिनोसी कुल में आती है। लूसर्न, रिचका पढ़ा होगा, उसी को अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा प्रकार या जिसको लूसर्न टाइप स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं भैया, किनको कहेंगे अल्फा या लूसर्न टाइप के? स्टोमेटा दिन के समय खुले रहते हैं, दिन में तो खुले रहेंगे, ठीक है, और रात्रि के समय बंद रहते हैं। दिन में खुले रहेंगे, रात में बंद रहेंगे। इस टाइप के स्टोमेटा जो होते हैं उनको अल्फा प्रकार का स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो मटर, मसूर, सरसों, खीरा, सूर्यमुखी, मूली, सलजम। मटर को ध्यान रखना, मसूर को ध्यान रखना, ठीक है, और सरसों को और मूली को, ठीक है, इनको अधिकतर पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं आलू प्रकार के। आलू प्रकार का भी शायद टेट वाली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आलू प्रकार का स्टोमेटा। ठीक है, पोटैटो टाइप स्टोमेटा होता क्या है? ऐसे स्टोमेटा जो दिन और रात में खुले रहते हैं, दिन में भी खुले, रात में भी खुले, लेकिन क्या होता है, शाम के समय कुछ घंटों के लिए बंद रहते हैं। शाम के टाइम कुछ टाइम के लिए बंद होंगे, बाकी दिन और रात खुले रहेंगे। उनको कहा जाता है आलू प्रकार का स्टोमेटा। और ये जनरली जो पाया जाता है आलू में, प्याज में, ये दो का एग्जाम्पल मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसके अलावा गोभी, केला, कुकरबोट्स। फिर हम देखते हैं जौ प्रकार का। जौ प्रकार का मतलब ओयट टाइप या बार्ले टाइप भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें मतलब जई प्रकार भी इसी में आता है। ठीक है ना, जौ प्रकार, जई प्रकार एक ही होता है, दोनों एक ही फैमिली की क्रॉप्स है। इनमें अगर हम देखें तो स्टोमेटा दिन के समय कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, उल्टा है। यहां आपने पढ़ा ना पोटैटो टाइप, सुबह शाम खुले, मतलब सुबह और रात में खुले और शाम के टाइम कुछ घंटों के लिए बंद। बट जई प्रकार में उल्टा है। जई प्रकार में क्या है कि सुबह रात, दिन में भी बंद, रात में भी बंद, बस शाम के समय कुछ घंटे के लिए खुलेंगे। ठीक है, तो स्टोमेटा दिन के समय कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, बाकी दिन और रात में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है जौ प्रकार का स्टोमेटा। इसके अंदर सब ग्रेमिनी फैमिली आती है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के आपको स्टोमेटा जो है वो याद रखना है। ठीक है, एक और जो है वो इक्विसिटम प्रकार का याद रखो तो ठीक है, बट ये तीन आपके मोस्ट आईएमपी है क्योंकि ये फसलों से संबंधित है, ध्यान रखना। और इक्विसिटम प्रकार का स्टोमेटा क्या होता है, जो दिन रात हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद ही नहीं होते। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको इक्विसिटम कहा जाता है। और इनमें जनरली स्टोमेटा ओपन तो रहते हैं पर इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं, तो ये अक्रियाशील होते हैं। तो ये स्टोमेटा को उसकी दैनिक गति के आधार पर जो है चार अलग अलग भागों में बांटा है। अब ये वाला भी क्लासिफिकेशन आप याद रखना, कौन सा, प्रकाश के आधार पर। और मैंने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, प्रकाश के आधार पर मतलब ऐसे स्टोमेटा जो प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं और ऐसे स्टोमेटा जो अंधकार में खुलते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में खुलने वाले स्टोमेटा को क्या कहेंगे, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। फोटो मतलब प्रकाश, एक्टिव मतलब सक्रिय, मतलब प्रकाश के कारण ये स्टोमेटा खुलते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा जो प्रकाश की उपस्थिति या दिन में खुलते हैं उनको फोटो एक्टिव कहा जाता है। और स्कोटो एक्टिव किसको बोलते हैं, ऐसे स्टोमेटा जो कि रात में खुलते हैं, अंधेरे में। ठीक है, और ये जनरली मरुस्थलीय पौधों में होता है। ऐसा मरुस्थलीय मतलब रेगिस्तानी पौधे, ये दिन में अपने स्टोमेटा नहीं खोलेंगे, क्योंकि दिन में स्टोमेटा गलती से खोल दिए तो अंदर की भाप उड़ जाएगी, और एक तो वैसे ही इनके पास पानी की कमी है, मरुस्थल में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे स्टोमेटा जो अंधकार या रात्रि में खुलते हैं उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है, ध्यान रखना। और ये आपके जीरोफाइट्स के अंदर मिलते हैं, मरुस्थलीय पौधों में। ठीक है, अब आता है आपका रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि। रंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि है,
इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये पहला वाला जो नियम है ना, प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, समझ में आया ना। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये पुराना सिद्धांत है और ये लागू ही नहीं होता, ये मान्य ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना भी नहीं है, आज तक किसी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया ही नहीं है और आता ही नहीं है, बनता ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन ये क्या होता है कि जनरली जिनको भाई और पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, तो वो क्या फिर पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या बताया? इसमें यह बताया कि भैया जो स्टोमेटा की जो द्वार कोशिकाएं होती है, ये हम लोगों ने स्टोमेटा की द्वार कोशिकाएं मोटा मोटा समझ लो, इसको क्या है, प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से संबंधित अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रसारोहण के लिए पढ़ा था ना अलग अलग सिद्धांत कल, ऐसे ही स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए कि अपने आप कैसे बंद और अपने आप कैसे खुलते हैं। तो इसके लिए पहला सिद्धांत जो दिया था, प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में यह बताया था कि भैया द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश संश्लेषण करने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट बनने से इन द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से बाहर का पानी अंदर घुसता है और ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, स्फीति दशा में आ जाती है, जिससे स्टोमेटा खुल जाता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जब देखा तो ये देखा कि भैया ये जो द्वार कोशिकाएं होती है इनमें क्लोरोप्लास्ट तो है, बट ये क्लोरोप्लास्ट से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो इतनी तीव्र गति से नहीं बनता, ये स्लो प्रोसेस है। और इतनी स्लो प्रोसेस है कि स्टोमेटा को खुलने में बहुत टाइम लगेगा और बंद होने में भी बहुत टाइम लगेगा। जबकि देखा गया कि स्टोमेटा तो बहुत तेज गति से खुलता है, बंद होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, इस टाइप से खुलना बंद होता है उसका, ठीक है। तो इसलिए इस सिद्धांत को अमान्य माना गया है, इनवैलिड थ्योरी है ये। दूसरा सिद्धांत जो है वो है स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत क्या होता है? स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। मतलब इस सिद्धांत में, इसको अभी हम समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी मैं एक बार में आपको डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है। पहले मोटा मोटा देख लो क्या होता है। इसमें ये जो सिंबल बता रहा है ये बता रहा है कि स्टार्च शक्कर में बदलेगी और शक्कर स्टार्च में बदलेगी, और स्टार्च से शक्कर, शक्कर से स्टार्च बनने के कारण ही स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, ये बताया। इस सिद्धांत को किसने दिया था? लॉयड ने दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में लॉयड ने ये सिद्धांत दे दिया, बाद में एक वैज्ञानिक हुए स्टीवर्ड। स्टीवर्ड ने भी इसको सपोर्ट कर दिया कि हाँ आपने जो बोला है वो सही है, ठीक है। और स्टीवर्ड ने इसमें एक पीएच थ्योरी को भी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? लॉयड ने जो सिद्धांत दिया उसमें पीएच सिद्धांत को भी किसने जोड़ दिया? स्टीवर्ड ने, ठीक है। और लगभग दोनों का एक ही सिद्धांत है, ठीक है। कैसे? अब देखो इसको समझते हैं। देखो एक बार में समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बताना। कैसे? दिन की बात करते हैं भैया। दिन में क्या होता है? देखो वही मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी आपको चित्र से ही याद होगी। तो आप पेन कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं भैया? ये बना लेना, बस यहीं से खत्म ही हो जाएगा। दिन में क्या होता है? प्रकाश होता है, लाइट। क्या होता है? लाइट। लाइट होता है। अब दिन में लाइट या प्रकाश होता है। अब एक चित्र को ध्यान रखना, जो मैंने स्टोमेटा आपको बना के बताया था ना, ये, ठीक है। इसको चित्र को ध्यान रखना। दिन में क्या होता है? प्रकाश होता है। और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे हो ना कि नहीं? लाइट में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण होगा ना। तो पत्ती में क्या होगा? पत्ती में प्रकाश
संश्लेषण होगा। अब अगर प्रकाश संश्लेषण होगा मतलब फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होने से यहां पर जो द्वार कोशिकाओं के अंदर जो CO2 है, बहुधा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण होने से इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन कर लेगा, कौन कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग स्टोमेटा जो द्वार कोशिकाओं के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो करेगा ना। तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होगा और प्रकाश संश्लेषण होने से CO2 का उपयोग हो गया, और CO2 का उपयोग अगर हो गया मतलब द्वार कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका उपयोग तो प्रकाश संश्लेषण में हो गया ना। मतलब द्वार कोशिका की CO2 का उपयोग हो गया, द्वार कोशिका की CO2 का उपयोग हो गया। अब द्वार कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके अगर CO2 का उपयोग हो गया तो द्वार कोशिकाओं में क्या हो गया, द्वार कोशिका में CO2 की कमी हो गई। अब कमी होने से द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या है, रिक्तिका है और उसके अंदर विलयन है, सॉल्यूशन है। मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, थम्स अप या लिम्का या जो भी आप पीते हो, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो गया, वो जो थम्स अप लिम्का है उसके अंदर क्या बचा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी। मतलब यहां भी द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी चीज में, जैसे मैं अगर बोलूं ये पानी है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घोल दूं तो वो अम्लीय हो जाएगा, उसका pH मान 7 से कम हो जाएगा। और अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लूं तो वो क्षारीय हो जाएगा। पानी अगर घर पे एक गिलास पानी लो, हाँ अगर एक गिलास घर में पानी लो और उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को घोल लो तो उसका pH मान 7 से कम हो जाएगा। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल लो तो pH मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। किसी भी विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है तो pH कम हो जाता है, और जब उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लें या निकाल दें तो pH मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो गया द्वार कोशिकाओं में, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई मतलब क्या हुआ, द्वार कोशिका का pH बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, क्षारीय। भाई CO2 उपयोग हो गई तो CO2 की कमी हो गई ना द्वार कोशिकाओं में। अब क्या हुआ, pH मान बढ़ गया, क्षारीय हो गई द्वार कोशिकाएं। अब क्षारीय अगर द्वार कोशिका होगी तो ऐसी कंडीशन में किसी भी विलयन में अगर क्षारीयता बढ़ती है तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ने से जो स्टार्च है वो स्टार्च किस में बदलेगी, शर्करा में। किस में बदलेगी, शक्कर में बदल गई। स्टार्च किस में बदल गई, शक्कर में बदल गई। भाई क्षारीय माध्यम में स्टार्च किस में कन्वर्ट होती है, शक्कर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, स्टार्च पानी में घुल नहीं सकती लेकिन शर्करा घुल जाती है। आया ना समझ में। ठीक है, कौन सा स्टार्च जो द्वार कोशिकाओं के अंदर पड़ा था वो किस में बदल गया, शक्कर में बदल गई। अब शक्कर तो द्वार कोशिकाओं के पानी में घुल जाएगी, और द्वार कोशिकाओं के पानी में अगर घुल गई तो किसी भी, भाई जल के अंदर कोई सा भी, अगर जैसे मान लो एक गिलास पानी लो उसमें ग्लूकोज को घोल दो तो पहले पानी का OP कम था जब वो शुद्ध था, जैसे ही ग्लूकोज घोलोगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो स्टार्च शक्कर में बदली, शक्कर में बदलने से ये द्वार कोशिकाओं के जल में घुल जाएगी, और द्वार कोशिकाओं के जल में घुलने से क्या होगा, द्वार कोशिका का OP बढ़ेगा। क्या होगा, OP बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा
मतलब किसका ओपी बढ़ा, द्वार कोशिकाओं का ओपी बढ़ गया। तो पानी हमेशा किधर गति करता है, कम ओपी से अधिक ओपी की ओर। मतलब जो बाहर सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिकाओं का ओपी क्या है, कम है, और द्वार कोशिकाओं में शक्कर घुलने से, भाई स्टार्च शक्कर में बदल गई ना द्वार कोशिकाओं में, ये शक्कर पानी में घुल गई द्वार कोशिकाओं में, तो द्वार कोशिकाओं में शक्कर घुलने से क्या हो गया, द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर से पानी कहां जाएगा, अंदर की ओर। सहायक कोशिकाओं का पानी कहां जाएगा, अंदर, क्योंकि द्वार कोशिकाओं का ओपी ज्यादा है और सहायक कोशिकाओं का ओपी कम है। ठीक है, तो पानी हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी की ओर जाता है। तो बाहर का पानी अंदर घुसेगा द्वार कोशिकाओं में, और द्वार कोशिकाएं फूलेगी और कौन सी दशा में आ जाएगी, स्फीति दशा में आ जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। और टर्जिट होने से बाह्य भित्ति पर दाब बढ़ेगा, तो द्वार कोशिकाओं का ओपी बढ़ेगा। ओपी बढ़ने से क्या होगा, अंतः परासरण होगा, अंतः परासरण, जिसको इंटरनल ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इंटरनल, बाहर का पानी अंदर की ओर आएगा। और इंटरनल ऑस्मोसिस होगा तो द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाएगी, द्वार कोशिकाएं स्फीति दशा में। स्फीति दशा मतलब द्वार कोशिकाएं क्या हो गई, फूल गई, और फूलने से बाहर की भित्ति पर दाब बढ़ेगा बाहर की भित्ति पर दाब, और बाहर की भित्ति पर दाब बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा। क्या होगा, खुलेगा। आया समझ में। अब क्वेश्चन आप बोलोगे सर कहां से पूछा आता है, कुछ नहीं, दो चीजें याद रखना है। ठीक है, ये अगर लॉजिक समझ में आया, ये वही, वो आप पढ़ोगे ना तो वही लिखा है उसमें, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ तो समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि जनरली स्टोमेटा कब खुलते हैं, दिन में, जनरली अधिकतर पौधों में, कुछ में रात में भी खुलते हैं, वो उनकी अलग एक्टिविटी होती है। बट जिनमें दिन में खुलते हैं उनमें कैसे होती है एक्टिविटी, तो दिन में क्या होता है, लाइट होता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगी पत्ती, और पत्ती अगर प्रकाश संश्लेषण करेगी तो पत्ती के अंदर और स्टोमेटा की जो द्वार कोशिकाएं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने से द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से द्वार कोशिकाओं का पीएच मान बढ़ेगा, मतलब क्षारीय हो जाएगी। और जैसे ही द्वार कोशिकाएं क्षारीय होगी, स्टार्च शक्कर में बदलेगी। ठीक है, और जैसे ही शक्कर में बदली तो ये द्वार कोशिकाओं के अंदर शक्कर घुल जाएगी। स्टार्च घुलती नहीं है, स्टार्च मतलब साबूदाना, कहां घुलता है पूरा, शक्कर को घोलो पानी में फट से घुल जाती है। तो घुलने से जो द्वार कोशिकाओं का जो कोशिका रस है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो सहायक कोशिकाएं हैं, सखी कोशिकाएं, उनसे अंदर की ओर पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। क्लियर, इसको इंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। और इंडो ऑस्मोसिस होने से द्वार कोशिकाएं स्फीति दशा में आ जाएगी। स्फीति दशा में आने से बाह्य भित्ति पर दाब बढ़ जाएगा, बाह्य भित्ति पर दाब बढ़ने से स्टोमेटा खुल जाएगा। हो गया क्लियर, बताइए। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहां से, ये पीएच मान बढ़ने पर स्टोमेटा खुलेगा और पीएच मान घटने पर बंद हो जाएगा। हो गया क्लियर, समझ में आया। बताइए भैया, आपको हुआ क्लियर। क्वेश्चन एक ही जगह से पूछता है, यहां से बस। अगर बहुत डीप में जाके क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से पूछेगा कि जब द्वार कोशिकाओं का पीएच मान बढ़ेगा या क्षारीय हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में स्टोमेटा खुलेगा। अब बंद कब होगा, रात में। रात में देखो, रात में क्या होता है, लाइट नहीं होता, उल्टा उल्टा समझो इसको। रात में अंधकार होता है, अंधेरे में पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। भाई रात में पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी ना, तो नहीं करने से जो पौधा बाहर की गैसें ले रहा है वो गैसें आकर कहां इकट्ठा हो जाएगी,
पूरी पत्ती में, द्वार कोशिका में भी इकट्ठी होगी। तो भाई गैसों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, तो पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा द्वार कोशिकाओं में, तो ये द्वार कोशिकाओं के विलयन में घुलकर क्या कर देगा, उसके पीएच मान को घटा देगा, और घटा देने से क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और अगर अम्लीय हुआ तो उल्टा होगा, शक्कर कहाँ में बदल जाएगी, स्टार्च में, अघुलनशील चीज में बदल गई। और अघुलनशील में बदलेगी मतलब द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। और अगर द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया तो बाह्य परासरण होगा, मतलब द्वार कोशिकाओं के अंदर का पानी बाहर जाएगा। तो बाहर अगर पानी जाएगा तो द्वार कोशिकाएं कौन सी दशा में आ जाएगी, स्लथ दशा में, ऐसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अंदर का पानी बाहर निकल गया ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रात में होने वाली क्रिया है, स्टोमेटा का बंद होना। तो क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है, पीएच से। किससे, पीएच से। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगला देखते हैं, कहां पहुंच गए। हाँ, बाकी ये ग्लाइकोलेट सिद्धांत भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्लाइकोलेट भी अमान्य थ्योरी है, ये भी आपको केवल एक बार पढ़ के छोड़ देना। ठीक है, अब आपके लिए मोस्ट आईएमपी है सक्रिय के प्लस परिवहन सिद्धांत। सक्रिय के प्लस परिवहन सिद्धांत क्या होता है भैया, मोस्ट आईएमपी। सक्रिय के प्लस परिवहन सिद्धांत में खाली ये बताया गया है, देखो सक्रिय के प्लस परिवहन सिद्धांत, इसको भी हम कहां से देखते हैं, उधर चित्र से समझते हैं। ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सक्रिय के प्लस, अब आपको ये तो पता है कि वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, पोटेशियम है ना। और यही सिद्धांत मान्य है, सक्रिय के प्लस आयन थ्योरी ही वास्तव में स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए सही सिद्धांत है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है वो। ठीक है, क्या है ये सिद्धांत, ये सिद्धांत में ये बोला गया है कि भैया ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिन के समय, कब बात कर रहे हैं हम, दिन में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कुछ मात्रा में इन द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल भी बनता है। क्या बनता है, मैलिक अम्ल। क्या बनता है, मैलिक एसिड। क्या बनता है, मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड जो होता है ये टूटता है, किसमें टूटता है, ये टूटता है मैलेट प्लस H प्लस में, ये इसमें टूटता है, मैलेट और H प्लस में टूटा। अब H प्लस जैसे ही बनता है हाइड्रोजन आयन, तो ये अंदर नहीं टिकता, ये क्या होता है, ये बाहर जाता है। किनमें, सहायक कोशिकाएं, इनके बाहर की ओर कौन सी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, और बाहर की जो सहायक कोशिकाओं में है K प्लस आयन, ये कहां जाता है, अंदर की ओर। जब H प्लस बाहर जाएगा तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हम पढ़ते हैं कि एक केटायन इधर आएगा तो दूसरा अंदर जाएगा। ठीक है, तो H प्लस धन आयन है, ये है ना, H प्लस धन आयन, ये भी धन आयन है। तो जब H प्लस आयन बाहर जाता है तो K प्लस आयन अंदर जाता है, और अंदर जाकर ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है पोटेशियम मैलेट। क्या बना लेगा, पोटेशियम मैलेट। मतलब ये मैलेट जो है इससे कौन जुड़ जाएगा, पोटाश, और क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैलेट। और पोटेशियम मैलेट, ये जो मैलिक एसिड था ये पानी में नहीं घुलता, ठीक है, लेकिन जो पोटेशियम मैलेट है ये पानी में घुल जाता है। तो जैसे ये पोटेशियम मैलेट बनेगा, मतलब घुलनशील पदार्थ बनेगा, तो अभी शक्कर वाला सिद्धांत समझ में आया था ना, पानी में अगर कोई सी चीज घुल जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पोटेशियम मैलेट बनने से द्वार कोशिकाओं का ओपी क्या होगा, बढ़ेगा।
और ओपी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस, बाहर का पानी अंदर जाएगा और अंदर जाने से क्या होगा, ये बाह्य भित्ति पर दाब डालेगा, पानी अंदर घुसेगा तो बाहर की भित्ति को फैलाने की कोशिश करेगा, आया ना समझ में। और जब बाह्य भित्ति बाहर की ओर फैलेगी तो अपने आप स्टोमेटा खुल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब रात में क्या होता है, रात में उल्टा, रात्रि के समय क्या होता है, ये पोटेशियम मैलेट जो है ये वापिस मैलेट और आपका पोटेशियम में वापिस टूट जाएगा, टूटकर पोटेशियम वापिस बाहर आ जाएगा और बाहर का H+ अंदर चले जाएगा और ये H+ मैलेट से जुड़कर क्या बना लेगा वापिस, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड अघुलनशील होता है और अघुलनशील होने से अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से बाह्य परासरण होगा और बाह्य परासरण होने से ये द्वार कोशिकाएं स्लथ दशा में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा और बंद हो जाएगा। ये K+ आयन थ्योरी है। इसी को प्रोटॉन विनिमय थ्योरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। आप बोलोगे सर कैसे, तो आपने केमिस्ट्री अगर थोड़ी सी पढ़ी है तो आपने देखा होगा इस H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये तो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन कहा जाता है। क्लियर, H+ आयन को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। तो H+ बाहर आ रहा है मतलब किसका विनिमय हो रहा है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना, आया ना समझ में। भाई एक वैज्ञानिक ने इसको K+ आयन थ्योरी बोल दिया, दूसरे वैज्ञानिक ने इसको H+ आयन थ्योरी बोल दिया, क्योंकि एक्सचेंज K+ का भी हो रहा है, H+ का भी हो रहा है। H+ बाहर निकल रहा है तब K+ अंदर जा रहा है, आया ना समझ में। तो कुल मिला के ये दोनों थ्योरी एक ही है। ठीक है, बस ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने दे दी इसलिए इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको आता है मोस्टली, इतना हम लोगों ने माथापच्ची किया इसमें, तो क्वेश्चन पूछता क्या है, इस जितने भी सिद्धांत आपने पढ़े उनसे एक तो वो pH वाला ध्यान रखना जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, स्टार्च शर्करा वाला मत। और दूसरा यहां से पूछता है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए मान्य सिद्धांत कौन सा है। इतने सारे सिद्धांत हमने पढ़े खुलने बंद होने के लिए, लेकिन एक्चुअल में साइंस किसको सही मानती है, तो मान्य सिद्धांत आपका यही है, K+ आयन परिवहन सिद्धांत। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आया ना। बस एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा है, के पोटाशी है ना, समझ में आया ना। बस ये दो क्वेश्चन आपको पूछता है, हो गया क्लियर। और प्रोटॉन विनिमय वही है, प्रोटॉन विनिमय K+ को ही कहा जाता है क्योंकि H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। हो गया क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान रखना। मांसल पौधे या सकुलेंट प्लांट या जिनको हम केम प्लांट बोलते हैं या क्या कहा जाता है, इनको हम बोलते हैं जनरली ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, इन पौधों के अंदर स्कोटो एक्टिव प्रकार के स्टोमेटा होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार के स्टोमेटा होते हैं रात में खुलने वाले। ठीक है, ध्यान रखना, जो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। इनमें स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि को निशिदा नामक एक वैज्ञानिक है उन्होंने समझाया था। ठीक है, अब इनकी क्रिया विधि हमको नहीं पढ़ना है। अगर एक एक की पढ़ने जाओगे तो कम से कम और भी अलग अलग प्रकार के हैं, वो आपके काम के नहीं है, वो नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको तो अपने काम के हिसाब का पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा को खुलने और बंद होने के लिए सिद्धांत है। हो गया क्लियर भैया। आपने बनाया ना कॉपी पे बना लो एक बार और एक दो बार उसको समझने की कोशिश करो, फिर आ जाएगा समझ में। ठीक है, एक बार में नहीं आएगा क्योंकि पहले आपने इस सिद्धांत को कभी पढ़ा ही नहीं है। वैसे आपको कोई लिखना थोड़ी है, एक बार समझ लो। मैंने जहां जहां बताया ना वो क्वेश्चन ध्यान रखना। pH मान बढ़ेगा, इसको याद रखो, तो स्टोमेटा खुलेगा। दिन में pH मान बढ़ता है द्वार कोशिकाओं का। ठीक है,
और रात्रि में कम हो जाता है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक K+ आयन थ्योरी से आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब वाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोसर्जन को कौन प्रभावित करता है, यहां से भी संभावना है। कैसे? तो बहुत आसान बात है। आप तो एग्जाम में जब बैठो तो आप ये सोचना कि मुझे पसीना कैसे प्रभावित होगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कौन सी दशा में, मेरे अंदर का पानी सबसे ज्यादा कब निकलेगा। एक तो सीधी सी बात है वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। भाई अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी है, नमी है, मतलब वातावरण ठंडा है, तो ठंडे में वाष्पोसर्जन कम होगा, आपको भी तो पसीना कम आएगा, पौधों के लिए भी लागू होगा। समझ में आया ना। तो वायुमंडल में आर्द्रता अगर ज्यादा है, मैंने आपको उधर मेट्रोलॉजी में पढ़ाया है कि फसल उत्पादन के लिए कितनी आर्द्रता होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH बताया था ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए वातावरण में आर्द्रता, बताइए भैया, मेट्रोलॉजी में पढ़ा था ना। अगर फसल उत्पादन करना है, आपको खेती करना है, तो कम से कम कितनी आर्द्रता होनी चाहिए वायुमंडल में, बताइए। और आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर का। कमरे के अंदर की आर्द्रता मापते हैं तो हेयर हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। फसलों की आर्द्रता, अगर फसलों का अगर हमको खेत की आर्द्रता मापना है, कैनोपी का, फसल का जो क्षेत्र है जहां पर खेत में फसल लगी है, उसकी अगर आर्द्रता मापनी है तो उसके लिए ऑस्मेन हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑस्मेन हाइग्रोमीटर पढ़ा था ना। बिल्कुल गलत, मैंने बोला था आपको 40 से 60%, कितनी, 40 से 60% आर्द्रता होनी चाहिए। किसके लिए, खेती करने के लिए, फसल उत्पादन करने के लिए। भैया 70 से 75% पे तो क्या गिरने लग जाएगा, फोग और मिस्ट, कोहरा और धुंध गिरने लग जाएगा। 75 मैंने किसके लिए बताया था कि 75% अगर आर्द्रता हो जाए तो वायुमंडल में क्या बनने लग जाएगा, कोहरा और धुंध। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई भैया। सामान्य रूप से फसल उत्पादन के लिए 40 से 60% आर्द्रता अच्छी मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। मेट्रोलॉजी भूल गए क्या, हाँ, इतना जल्दी। संडे के दिन जो है ना रिवाइज कर लिया करो, टारगेट रखो कि आपके एग्जाम तक कितने संडे आ रहे हैं, और उसमें टारगेट रखो कि इतने संडे मुझे जो है वो एग्रीकल्चर के जो भी हो गए हैं, अभी जैसे कल संडे आ रहा है तो कल आप टारगेट बना लो कि कल मुझे जितने भी एग्रीकल्चर के टॉपिक हो गए एक बार नजर मारनी है सब पे, ठीक है भाई। अगर 3 टॉपिक सिलेक्ट कर लो आप, एक इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर आप सिलेक्ट कर लो, एक सॉइल साइंस सिलेक्ट कर लो, एक 2 हॉर्टिकल्चर के ले लो, 2 इधर के ले लो, ठीक है। ये संडे में 4 टॉपिक अभी ये रिवाइज कर लो, अगले संडे में फिर 4 टॉपिक और रिवाइज कर लेना, ऐसे रिवाइज करते चलो, ठीक है। वैसे भी अगर पढ़ा है तो वहां याद आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन रिवाइज करने से अच्छा होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कारक में पहला वायुमंडलीय आर्द्रता, एक्सटर्नल मतलब पौधे के बाहर वाला कारक। दूसरा अगर हम देखें तो तापमान, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोसर्जन बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वाष्पोसर्जन घटेगा। प्रकाश, लाइट, लाइट क्या, लाइट की तीव्रता, इंटेंसिटी अगर हाई है मतलब तेज प्रकाश है तो वाष्पोसर्जन ज्यादा होगा, और अगर हल्का प्रकाश है तो वाष्पोसर्जन कम होगा। बट यहां पर कभी अगर वो पूछ ले कि कौन से प्रकाश में वाष्पोसर्जन ज्यादा होगा, 7 रंग होते हैं प्रकाश में, होते हैं ना, बेजानी, हप्पी नाला या विब ग्योर पढ़ते हो ना, तो 7 रंग में से कौन सा प्रकाश जो है उसमें वाष्पोसर्जन सबसे ज्यादा होगा। हाँ, कल के दिन जो है ना 4 टॉपिक आप रिवाइज करना, और रिवाइज करके हाईलाइटनर होता है ना आपका या मार्कर, आप ऐसे टॉपिक को टिक करते जाना पढ़ते टाइम, जो याद है उसको तो ठीक है हल्का देख के आगे निकलो, जहां आपको सबसे ज्यादा भूलने की समस्या आ रही है उसको टिक कर लो कि इसको जो है मुझे आज पढ़ना है, उसको पढ़ लो एक बार, फिर आगे फटाफट देखते जाओ कि जूम कल्टीवेशन याद है मुझे, ले फॉर्मिंग याद है, जो याद है
उनको फटाफट आगे बढ़ते जाओ और जहां जहां आपको जो है वो दिक्कत आ रही है उसको क्या करो, एक बार टिक कर लो, ठीक है, और उसको पढ़ लो उसी टाइम। तो प्रकाश, लाल प्रकाश, लाल प्रकाश ध्यान रखना भैया, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण भी सबसे ज्यादा होता है और लाल प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में होता है, उसके बाद नीले प्रकाश में, ठीक है। और अगर दोनों लाइट को एक साथ दे दो तो और वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। बट लाल को ध्यान रखना, लाल ऑप्शन में नहीं आए तो फिर नीला, ठीक। फिर वायुमंडलीय दाब, तो ये तो मैंने कई बार आपको लॉजिक करके बताया था ना। जैसे मान लो ये पहाड़ी है, यहाँ एक पौधा लगा है, एक पौधा यहाँ लगा है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर यहाँ पर कम हाइट है, यहाँ पर ज्यादा हाइट है। बताओ प्रेशर यहाँ पर ज्यादा लग रहा है तो वाष्पोत्सर्जन इस पर कम होगा, और यहाँ पर वायुमंडल की ऊंचाई कम है पहाड़ पर, तो यहाँ पर जो पौधा लगा है इस पर वायु दाब कम होगा तो पत्ती से भाप आराम से निकलेगी। आया ना समझ में? वही कुकर वाला एग्जाम्पल ले लो। तो मैंने आपको एक बार बताया था ना, जब मेट्रोलॉजी पढ़ा रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां बताया था मैंने कि फल, पहाड़ी क्षेत्र पर फल और सब्जियां लेना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब कम होने से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पानी बार बार देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, वायुमंडलीय दाब अगर बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन घटेगा, और वायुमंडलीय दाब कम होगा वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उपलब्ध मृदा। उपलब्ध मृदा, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उपलब्ध मृदा जल। मृदा में अगर उपलब्ध जल अगर ज्यादा है, मतलब पानी की मात्रा अगर ज्यादा है, किसमें? मिट्टी में। कौन सा जल? उपलब्ध जल। तो उपलब्ध जल अगर मिट्टी में ज्यादा है तो जड़ें ज्यादा खींचेगी, और ज्यादा खींचेगी तो पत्तियों के पास ज्यादा पानी जाएगा, और ज्यादा पानी जाएगा तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। सीधा है, अगर आपको बार बार कोई पानी ला के देगा तो सीधी सी बात है बॉडी से कहीं से निकलेगा, निकलेगा ना, या तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, या फिर पसीना आएगा, पसीना ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है। तो पेड़ पौधों में भी ये नियम लागू होगा, कोई वो अलग से प्राणी थोड़ी है, ठीक है। फिर वायु की गति, ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है, ये पूछा जाता है। वायु की गति एनीमोमीटर से मापते हैं, और वाष्पोत्सर्जन आपको पता है सबसे जल्दी कपड़े कब सूखते हैं छत पे? जब हवा तेज चले या बंद हो? हाँ, हवा तेज चलती है तो भाप जल्दी बनती है ना, तो तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, ठीक है। इसका वैसे साइंटिफिक रीजन है। क्या साइंटिफिक रीजन है? कि ये जो पत्ती होती है, जब ये वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्ती के चारों ओर एक वाष्प का क्या बन जाता है? नमी का आवरण बन जाता है, जिसके कारण ये आवरण क्या करेगा? पत्ती को ठंडा करेगा। लेकिन अगर हवा तेज चल रही है तो हवा क्या करेगी? ये नमी के आवरण को बार बार हटा देगी ना, उड़ा देगी, तो फिर नई भाप निकलेगी, उसको भी हटा देगी। तो आसपास का वातावरण, अगर तेज हवा चल रही तो आसपास का वातावरण सूखा रहेगा, और अगर हवा धीमी गति से चलती है तो पत्ती के आसपास नमी जमा होने से वातावरण कैसा होगा? उसके आसपास का नम रहेगा। तो हवा तेज रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर? आंतरिक कारक अगर हम देखें तो पत्ती का क्षेत्रफल प्लानीमीटर, याद आया कुछ? कल टेस्ट में हमने पढ़ा था प्लानीमीटर पत्ती का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो प्लानीमीटर का ध्यान रखना भैया। अब पत्ती का क्षेत्रफल, तो पत्ती जितनी बड़ी होगी उसमें स्टोमेटा उतने ज्यादा होंगे, और स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। क्लियर? तो बड़े क्षेत्रफल वाले पत्ती में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा, और छोटी पत्ती में स्टोमेटा की संख्या कम, तो वाष्पोत्सर्जन कम। फिर मूल प्ररोह अनुपात, मूल मतलब जड़ और तने का अनुपात। भाई अगर जड़ें ज्यादा है और ऊपर का भाग कम है तो पत्तियां भी कम रहेगी, आया ना समझ में? जड़ें ज्यादा है तो जड़ें तो वाष्पोत्सर्जन नहीं करती। अगर किसी पौधे में जड़ों की मात्रा ज्यादा है, प्ररोह कम है,
मतलब शूट सिस्टम छोटा है तो पत्तियां कम होगी तो वाष्पोसर्जन कम होगा। लेकिन अगर किसी पौधे में जड़ें कम है लेकिन क्या है, शूट सिस्टम अगर बड़ा है, मतलब उसमें बड़ा प्ररोह तंत्र है, पत्तियां अगर ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोसर्जन ज्यादा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। फिर नेक्स्ट, पत्ती पर रोम की उपस्थिति। अब एक बात ध्यान रखना भैया, जड़ों पर जो रोम थे उनको हमने क्या बोला था, रूट हेयर। ये चालू करना। पत्तियों पर जो रोम थे उनको जड़ों पर जो रोम थे उनको क्या कहा था हमने, उनको कहा था रूट्स हेयर। बोला था रूट्स हेयर होते हैं जड़ों पर। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमने तो देखा है, हमारे घर में खेत में गया तो वहां कलिकाओं के ऊपर बारीक बारीक सफेद रंग के बाल दिखते हैं, पत्ती पर भी दिखते हैं। क्या ये भी हेयर है? ये भी हेयर हैं, बट रूट हेयर कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर। किस टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका का एक रोम बना। बट जड़ के अलावा अगर तने पर, पत्ती पर, फल पर अगर या कलिका पर रोम अगर हो, आपने देखा होगा कई पौधों में इस टाइप से जो शूट सिस्टम में आपने देखा होगा कि जैसे ये कलिका है, बड है, ठीक है, तो इस पर छोटे छोटे रोए होते हैं सफेद रंग के, देखें, होते हैं सफेद रंग के। इनको रूट हेयर या हेयर नहीं कहेंगे, इनको कहा जाएगा ट्राइकोम। क्या बोलते हैं इनको, ट्राइकोम बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं भैया, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। मतलब एक रोम दो से ज्यादा कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये जो आप देखते हो कलिकाओं पर, पत्तियों पर जो रोम होते हैं, इनका काम होता है वाष्पोसर्जन को कम करना और पौधे के मुलायम भागों को कीटों से बचाना। अगर कोई कीट आएगा, कीट ये मुलायम भाग है, सबसे ऊपर टर्मिनल बर्ड, कोई कीट आएगा तो ये उसको चुभेंगे, भग जाएगा और वाष्पोसर्जन को भी कम करेगा। कैसे, जैसे हमारे सिर में अगर बाल हैं, आप खुद बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो गंजा है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे बाल है, आप ये बालों को ट्राइकोम मान लो, किसके सिर पर ज्यादा पसीना आएगा, गंजे आदमी, क्योंकि उसके ऊपर कोई नमी वाला आवरण है ही नहीं। भाई हमारे बाल पहले हल्का पसीना आता है तो हमारे बाल क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं, और वो गीले होकर क्या करते हैं, हमारे सिर को ठंडा कर देते हैं, तो फिर पसीना धीरे धीरे कम हो जाता है आना। और अगर हम गंजे हों तो बिल्कुल जो भी पसीना आएगा वो उड़ जाएगा, मतलब हमारे सिर में ठंडक नहीं रहेगी। आपने देखा होगा राजस्थान में एक कॉमन प्रथा है पगड़ी पहनना, सब पहनते हैं, बच्चे बड़े सब पहनते हैं। क्यों, जो भी खेती में काम करते हैं सब में देखा, या फिर आप निमाड़ में भी देखते हो कि जितने भी महिलाएं या फिर पुरुष जो भी खेत में काम करते हैं तो सब रुमाल बांध लेते हैं रुमाल गर्मी के समय, देखा है ना, ताकि जो पसीना निकले वो गीलापन बना रहे। आया ना समझ में। तो ये बाल हमारे क्या है, ट्राइकोम है, ये क्या करते हैं, पसीने को आने को कम करते हैं। ठीक है, मतलब एक बार आएगा वो बाल जैसे ही गीले हुए फिर ठंडा कर देंगे, सिर को कर देंगे ठंडा, और ठंडा होने के बाद में फिर बाद में पसीना कम आएगा। तो ऐसे ये ट्राइकोम है, ये वाष्पोसर्जन की दर को कम करेंगे। स्टार्टिंग में जो भाप निकलेगी वाष्पोसर्जन में, उससे ये बाल क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, हो गए। तो गीले होने से यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ठंडा, अब वाष्पोसर्जन की दर कम हो जाएगी। हो गया क्लियर, बस यही लॉजिक होता है, हो गया ना, ध्यान रखना। अब वाष्पोसर्जन का महत्व, तो महत्व तो आप पढ़ लेना भैया, लाभ भी है हानि भी है। अगर यहाँ देखो तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है कि वाष्पोसर्जन जो होता है इसमें जल की हानि कितनी होती है, 99%। और लाभ क्या होता है भैया, तो ये निष्क्रिय जल अवशोषण हम पढ़ चुके हैं, उसमें मदद करता है। साथ ही साथ ये रसारोहण में भी मदद करता है, वाष्पोसर्जनाकर्षण ससंजन बल सिद्धांत हमने पढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर
और भी बहुत सारे इसके लाभ हानि सब हैं, तो वो आप पढ़ लेना। ये ध्यान रखना, आवश्यक बुराई, आवश्यक बुराई की बात किसने की थी? कॉर्टिस। कॉर्टिस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था इसको? आवश्यक बुराई। क्यों कहा था आवश्यक बुराई? इसको आवश्यक बुराई इसलिए कहा था कि वाष्पोसर्जन क्रिया में लाभ भी है हानि भी है, इसीलिए इसको आवश्यक बुराई या नेसेसरी इविल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये पूछ सकता है। अब ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। किधर? तो मैंने जब मृदा जल वहां पर पढ़ाया था आपको, मृदा जल या सॉइल साइंस में पढ़ाया था भाई, पढ़ाया था ना, ये पढ़ाया था ये, और बोला भी था कि हम लोग एक बार और पढ़ेंगे इसको वाष्पोसर्जन में, ठीक है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो वाष्पोसर्जन की दर को कम करें, उनको कहा जाता है वाष्पोसर्जन रोधी या प्रति वाष्पोसर्जन पदार्थ, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो इनको अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटा है। 4 कैटेगरी में पहली है रंध्र बंद करने वाले। रंध्र बंद करने वाले मतलब हम अगर पत्ती के स्टोमेटा को अगर बंद कर दें तो ऐसे जाके तो बंद नहीं करोगे, आपकी जाके ढक्कन लगा दोगे भाई, बहुत सूक्ष्म है। तो आप क्या करो, इनमें कुछ अलग अलग रसायनों का या यौगिकों का उपयोग करके हम क्या करेंगे? वाष्पोसर्जन की दर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो रंध्र बंद करने वाले पदार्थ मतलब स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जो स्टोमेटा को बंद करेंगे तो बंद होने से वाष्पोसर्जन की दर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ कौन से हैं? एक तो पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। दूसरा है एब्सिसिक एसिड एबीए और एट्राजीन। एट्राजीन एक हर्बिसाइड भी होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पत्ती के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दे तो ऐसी कंडीशन में भी वाष्पोसर्जन की दर कम हो जाती है। हो गया क्लियर? क्यों? क्योंकि पत्ती के चारों ओर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दोगे तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो द्वार कोशिकाओं का pH मान कम हो जाएगा। हो गया ना? और pH मान कम होने से शक्कर स्टार्च में बदल जाएगी, जिससे द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और पानी का एक्सो ऑस्मोसिस होगा, बाहर की ओर पानी जाएगा और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना। परावर्तित प्रकार के या रिफ्लेक्टेंट टाइप मतलब जिनको अगर हम स्प्रे करें फसल पे तो ये पत्ती के ऊपर जाकर जमा हो जाएंगे और सूर्य के आने वाले प्रकाश को वापस परावर्तित करेंगे, ताकि पत्ती उस प्रकाश को सोख नहीं पाए। तो अगर पत्ती प्रकाश को नहीं सोखेगी तो वो ठंडी रहेगी। आया ना समझ में? ध्यान रखना। तो रिफ्लेक्टेंट टाइप कौन सा होता है? कैओलिन। 5% का इसका छिड़काव किया जाता है। आया ना समझ में? फिर पत्ती पर आवरण बनाने वाले मतलब फिल्म फॉर्मिंग टाइप, जो पत्ती पर फिल्म बनाएंगे, क्लियर। तो पत्ती पर फिल्म बनाने वाले जो पत्ती के ऊपर एक पतली परत बना लेंगे, तो अगर परत बन जाएगी एक पन्नी जैसी तो फिर अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिल्म बनाने वाले में मोबिलीफ है, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन आइल और मोम, इनमें से किसी का भी उपयोग करोगे तो पत्ती के ऊपर एक परत बन जाएगी और वाष्पोसर्जन कम हो जाएगा। फिर होता है वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक मतलब हम ऐसे रसायन का उपयोग करें जिससे ऊपर के शूट सिस्टम की वृद्धि कम हो, जड़ों की वृद्धि ज्यादा हो। भाई ऊपर की वृद्धि कम कर दो तो पत्तियां कम निकलेगी। आया ना समझ में? तो हम ऐसे वृद्धि रोधक मतलब साइकोसिल, ट्रिपल सी, साइकोसिल को ट्रिपल सी के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, ठीक है। तो ये होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, जो कि क्या करते हैं? वाष्पोसर्जन की दर को कम करने का काम करते हैं। हो गया क्लियर? वाष्पोसर्जन दर का मापन पोटोमीटर से करते हैं, यंत्र है एक, और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का उपयोग किया जाता है वाष्पोसर्जन की दर को मापने के लिए। ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्या होता है? तो कल मैंने टेस्ट सीरीज में बताया था कि पत्ती के कैसे सिद्ध करोगे कि ऊपर से वाष्पोसर्जन नीचे से वाष्पोसर्जन ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लिया, पत्ती के ऊपर भी चिपका दिया। एक मान लो गमला, एक पौधा आपके छत पे है, एक पत्ती सिलेक्ट कर लो, तोड़ना नहीं है, वहीं लगे रहने दो। आप ले जाके नीचे भी चिपका दो, ऊपर भी लगा दो, रख दिया, हल्का सा चिपका दो। आप बोलोगे सर गोंद से चिपका दें, नहीं गोंद से नहीं, वो स्टेपलर आते हैं ना साइड में, उनसे आप
लगा दो, उसको चिपका दो, छोड़ दो 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद वापस ऊपर का पेपर निकालो, नीचे का निकालो। नीचे आपको जो है, नीचे के पेपर में डॉट्स ज्यादा मिलेंगी। किस कलर की? ब्लू कलर की। आया ना समझ में? नीचे के पेपर में देखोगे तो ब्लू कलर की डॉट्स ज्यादा मिलेगी, जबकि ऊपर का पेपर निकालोगे ना तो इसमें डॉट बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भाप बनकर पानी निकलेगा वो पानी कोबाल्ट क्लोराइड से क्रिया करने पर नीला रंग देता है। तो जहां जहां से पानी निकला वहां की भाप आके कोबाल्ट क्लोराइड से टच हुई तो वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों ध्यान रखना। पोटोमीटर यंत्र जो है वो वाष्पोसर्जन मापने के लिए उपयोग करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, तो ये वाष्पोसर्जन हमारा होता है। एक और आता है जिसमें जल की हानि होती है, जिसको कहा जाता है बिंदु स्त्राव या गटेशन। क्या बोलते हैं? बिंदु स्त्राव या गटेशन। गटेशन ऐसे होता है, आपने देखा होगा कि कभी आप अगर ठंडे मौसम में अगर निकलते हो सुबह सुबह ठंड के समय, तो आप देखते हो कि पत्ती के किनारे पर ऐसी बूंदें दिखती है। किनारे पर, ओस नहीं, ओस तो पूरी पत्ती पर गिरती है। किनारे पर, किनारा समझते हो भैया? ये जो पत्ती है, इस पत्ती के किनारे पर आपको पानी की बूंदें जमा हुई दिखती है। और अगर आप एक 10 मिनट अगर बैठ के वहां स्टूल लगा के बैठ जाओ सभ्य बन के, तो आप देखोगे कि ये बूंद गिरेगी और अगली बूंद आ जाएगी अंदर से। आया ना समझ में? इसको कहा जाता है गटेशन। देखो, वाष्प के रूप में अगर पत्ती से पानी बाहर निकल रहा है तो वो वाष्पोत्सर्जन है। अगर बूंदों के रूप में पत्ती से पानी बाहर निकल रहा है तो उसको कहा जाता है बिंदु स्त्राव या गटेशन। आया समझ में? ठीक है। अब गटेशन क्या है, कहां से होता है और इसका कारण क्या है, ये तीनों चीजें आपको पूछी जाती है। गटेशन अगर हम देखें तो देखो, अगर मान लो ये पौधा है, ठीक है, ये पत्ती है, इसके किनारे से क्या हो रहा है? इसके किनारे से गटेशन हो रहा है। और गटेशन हमेशा किनारे से होता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो रंध्र हैं वो तो स्टोमेटा है, बट किनारे पर बड़े आकार के जल रंध्र हैं, बड़े आकार के स्टोमेटा हैं, जिनको स्टोमेटा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जल रंध्र, वाटर स्टोमेटा। क्यों? क्योंकि इनसे सीधा पानी बाहर निकलता है। आया समझ में? ध्यान रखना। तो इनको हाइडेथॉट्स भी कहते हैं और वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं। हाइडेथॉट्स खासकर ध्यान रखना। क्लियर? जो पत्ती के किनारे पर जो बड़े रंध्र होते हैं उनको हाइडेथॉट्स कहा जाता है, या जल रंध्र कहा जाता है, या जल रंध्र, वाटर स्टोमेटा या हाइडेथॉट्स, तीनों एक ही हैं। हो गया क्लियर? और इनसे पानी बूंदों के रूप में सीधे बाहर निकलता है। इसी को कहा जाता है बिंदु स्त्राव। और जो जल रंध्र होते हैं इसमें रक्षक कोशिकाएं नहीं होती, जैसे स्टोमेटा में होती है ना 2 गार्ड सेल्स, ऐसे इनमें गार्ड सेल्स नहीं होती। चारों ओर सहायक कोशिकाओं के बीच में ही छेद होता है और ये हमेशा ओपन रहते हैं। क्या, कैसे रहते हैं? ओपन। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा सुबह सुबह, सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह आपने देखा होगा मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में आपने देखा होगा कि पत्ती के किनारे से बूंदें बाहर टपक रही है। यही है गटेशन। और इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है रूट प्रेशर। क्या होता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, जड़ों ने पानी अगर ज्यादा खींच लिया तो जड़ों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर मतलब पानी को बहुत प्रेशर से ऊपर धक्का देगी। अब ऊपर धकेलेगी पानी को जड़ें, लेकिन यहां बाहर निकलने के लिए तो मौसम ठंडा है, सुबह सुबह का है, ये वाष्पोत्सर्जन कहां से करेगी पत्ती? तो पानी तो नीचे से रूट प्रेशर के कारण बहुत स्पीड से आ रहा है। आपने देखा होगा ना, कभी घर पे आप अगर खेत में पानी देने गए हो और क्या हुआ कि आप उधर गए और पाइप का मुंह बंद करके आ गए, इधर आके मोटर चालू कर दी, तो प्रेशर से तो जा रहा है पानी, बट निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो बीच में से पाइप फट जाती है। बस यहाँ भी वही हो रहा है।
यहाँ पर नीचे जाइलम से पानी स्पीड से जा रहा है क्योंकि रूट प्रेशर ज़्यादा है, जड़ें ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, तो पानी तो ऊपर खूब जा रहा है। लेकिन ऊपर मौसम चूंकि क्लाइमेट ठंडा है, वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, तो फिर इतना पानी निकलेगा कैसे? तो ये एक्सेस वे है, मतलब अतिरिक्त जल को निकालने का रास्ता, इसको कहा जाता है गटेशन। क्लियर? किसके द्वारा हो रहा है? डेफिनेशन क्लियर हो गई, बूंदों के रूप में जल का बाहर निकलना। किसके द्वारा? पत्ती के किनारे पर जो बड़े रंध्र होते हैं, जिनको जल रंध्र, वाटर स्टोमेटा या हाइडेथोट्स बोलते हैं, उनसे होता है। ठीक है? और कैसे मौसम में होता है, कब होता है? मुख्य रूप से ठंडे मौसम में, सुबह के समय, जब मौसम ठंडा होता है। ठीक है? कब? जब जड़ों का रूट प्रेशर ज्यादा होता है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है, तब गटेशन की देखने को आपको मिलेगा। हो गया? अब ये गटेशन में जो पानी निकल रहा है ये प्योर वाटर नहीं है, ये प्योर वाटर थोड़ी होता है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के खनिज घुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी सीधा, जो जड़ें खींच रही है ना, ये पानी सीधा आ रहा है बाहर, तो जड़ें जो खींचती है उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं भाई, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है ना, तो पूरा का पूरा पानी वैसे ही बाहर निकल रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रही है प्लांट के अंदर। समझ में आया कुछ? और यही कारण हम बोलते हैं कि सुबह सुबह ओस का, अगर पत्ती का किनारों से निकला हुआ पानी अगर आप रोजाना चेहरे पर लगाओ तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। कारण? क्योंकि इनमें बहुत सारे क्या है? खनिज हैं, मिनरल है। ठीक है? ध्यान रखना। हो गया क्लियर? अब आता है कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण। अब कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है भैया? ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। मतलब पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनेगा? भोजन बनेगा। अब पत्ती में बनने वाले भोजन को पूरे पौधे में क्या करना है? बांटना है। ये पौधा है, ये जड़ें हैं, ये पत्ती है। क्लियर? फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या बना? भोजन बना। अब भोजन बनने के बाद इस पत्ती से भोजन ऊपर भी जाएगा। भाई ऊपर मान लो यहाँ पर फल लगा हुआ है, तो भोजन यहाँ से निकल के यहाँ पर भी आएगा। जड़ों को भी तो भोजन की जरूरत है, जड़ों में भी जाएगा। और ऊपर जो टॉप एपिकल बर्ड है, भोजन यहाँ भी जाएगा। जाएगा कि नहीं? पत्ती को सबको भोजन बांटना पड़ेगा ना। क्लियर? तो ये जो पौधे में भोजन का जो स्थानांतरण होता है, इसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, या भोज्य पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण। भोजन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है? ध्यान रखना। तो हरी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनने वाला जो भोजन या कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको पौधे के एक अंग से दूसरे अंग तक गमन करना कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। अब कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। भाई पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रसारोहण, वो जाइलम के द्वारा। और कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा होगा। ठीक है? ये कल हमने टेस्ट में भी देखा था। ठीक है? ध्यान रखना। और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनमें से जो चालनी नलिकाएं होती है, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं भैया। एक तो फ्लोएम सीव ट्यूब होती है, चालनी नलिकाएं होती है। दूसरे प्रकार की होती कॉम्पेनियन सेल। थर्ड टाइप की होती है फ्लोएम फाइबर्स। और 4th टाइप की होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम की जो सीव ट्यूब होती है, चालनी नलिकाएं, उनके द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो आप डायरेक्ट या तो फ्लोएम बोल सकते हो, और फ्लोएम में भी कौन सी कोशिकाएं? तो सीव ट्यूब या चालनी नलिकाएं। चालनी नलिका क्यों? क्योंकि इस कोशिका के दीवार पर छेद होते हैं, छन्नी होती है ना घर पे, उस टाइप के छेद होते हैं, इसलिए इसको चालनी नलिका बोलते हैं। ठीक है? ध्यान रखना। और भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज बोरेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? सुक्रोज बोरेट। या अगर अकेला सुक्रोज आए तो भी करेक्ट है, सुक्रोज बोरेट बोले तो भी करेक्ट है। तो हम जब उधर पोषक तत्वों के कार्य पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि बोरोन जो होता है, ये पौधे में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में मदद करता है। कैसे मदद किया? ये बोरोन सुक्रोज से बोरेट फॉर्म में जुड़ता है और सुक्रोज को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित
करता है। हो गया क्लियर, ध्यान रखना। अब डायरेक्शन देखते हैं भैया, डायरेक्शन या स्थानांतरण। स्थानांतरण की दिशा अगर हम बोले तो नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी, और अरिय, तीनों डायरेक्शन में भोजन का स्थानांतरण होता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना भैया, जिस सिरे से भोजन जाता है, जहां से पत्ती से भोजन गया, भाई पत्ती के पास भोजन है ना, क्योंकि उसी ने फोटोसिंथेसिस किया, भोजन वहीं बना है। तो पत्ती से भोजन कहां जाएगा? जहां तक जाना है उसको। तो जहां से भोजन जाता है पौधे के, उस सिरे को क्या कहा जाता है? सप्लाई एंड। और जहां भोजन पहुंचता है, उपयोग होता है, जैसे किचन में भोजन बन रहा है, किचन घर में होता है ना, वहां भोजन बन रहा है, वो सप्लाई एंड है। और आप बाहर बैठ के खाना खा रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो ना, तो वो क्या हुआ? उसका कंजप्शन एंड। दो सिरे होते हैं भोजन के स्थानांतरण में। अब ये मेखला या वलयन प्रयोग भी ध्यान रखना, बहुत आसान है। वलयन प्रयोग कल मैंने आपको बताया था। रिंगिंग मेथड जो होती है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ये किसने दिया है? हर्टिग ने दिया है। हर्टिग ने ये बोला कि अगर हम किसी पौधे के, क्योंकि फ्लोएम बाहर की ओर होता है हमेशा, ये जैसे तना है ना, इसमें फ्लोएम कहाँ रहेगा? फ्लोएम बाहर की ओर होता है हमेशा। ठीक है, आप तने में देखोगे तो फ्लोएम बाहर होता है, और जाइलम कहाँ होता है? जाइलम अंदर होता है, सेंटर में। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मैंने क्या बना दी? रिंग बना दी। इतना इतना काट दिया भैया, ये हिस्सा यहां से काट दिया, यहां से भी ये वाला हिस्सा काट दिया, इतना इधर काट दिया और इतना इधर काट दिया, तो क्या बन गई? रिंग बन गई है। अब रिंग बन गई तो ऊपर जो पत्ती में भोजन बन रहा है, ये भोजन क्या है? भोजन तो आ रहा है, बट फ्लोएम यहां तक लाएगा और नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि फ्लोएम को काट दिया है आपने। ठीक है, और नीचे क्या है? जड़ें हैं, है ना, जड़ें। अब भोजन यहां आकर क्या होगा? इकट्ठा होगा, और यहां पर तना फूल जाएगा। आपने देखा होगा ना कभी घर गांव में किसी वृक्ष पे अगर तार वार पुराना बंधा है तो वहां दोनों साइड गठाने हो जाती है, होता है, कटाव पड़ जाता है। आपकी अंगूठी भी अगर ऐसे होती है तो होती है ना, तो इस टाइप से यहाँ फूल जाएगा, भोजन यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, नीचे भोजन नहीं जा पाएगा। भोजन नीचे नहीं जा पाएगा तो जड़ें क्या होगी? मरने लग जाएगी, क्योंकि जड़ें पानी तो पहुंचा रही है। भाई जाइलम को तो नहीं काटा ना, तो जाइलम से पानी तो जा रहा है पत्ती तक, खाना नहीं आ रहा, पर खाना जड़ों के पास नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले कौन मरेगा? अगर हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले जड़ें मरेगी। ठीक है, तो ये हर्टिग नामक वैज्ञानिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और क्या सिद्ध करने के लिए किया था? कि फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। क्यों? क्योंकि फ्लोएम को काट दिया तो जड़ें मर गई, जड़ों तक भोजन नहीं पहुंच रहा है, सीधी सी बात है। हो गया क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना, ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट होता है। स्थानांतरण की अगर हम क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि में 3 क्रिया विधि है। ठीक है, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन की 3 हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर बताया कि भैया जो पत्ती के अंदर जो भोजन है वो सुक्रोज बोरेट के फॉर्म में अलग अलग भागों तक कैसे पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है, तो एक परिकल्पना तो विसरण थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जहां भोजन बनता है वहां से भोजन सभी दूर अपने आप फैलता है, किसके कारण? ओस्मोटिक प्रेशर के कारण। लेकिन बाद में ये सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा जो है वो जीव द्रव्य प्रवाही परिकल्पना, मतलब जीव द्रव्य के अंदर स्ट्रीमिंग होती है, जीव द्रव्य में कंपन होता है, और ये कंपन क्या करता है? भोजन को ऊपर रखकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाता है और नीचे भी ले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर जीवित कोशिका को पहुंचाना चाहिए भोजन, खाली फ्लोएम अकेला क्यों पहुंचा रहा है? आया ना समझ में? बाकी जीवित कोशिकाएं तो भोजन का उपयोग कर रही है, फ्लोएम जो जीवित कोशिका है वो अकेले ही भोजन को क्या कर रहा है? बांट रहा है। आया ना समझ में? फिर थर्ड जो था वो था मुंच मास फ्लो या प्रेशर फ्लो परिकल्पना। मुंच ने सबसे पहले इस परिकल्पना को दिया, वैसे इसको पहले हर्टिग ने दिया था, बट इसमें बहुत सारे क्या थे? डाउट थे, तो उसको क्लियर किसने किया? मुंच ने किया, और मुंच ने इस परिकल्पना को पहली बार सही तरीके से बताया।
क्या बताया? इनके अनुसार भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में। इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बता दिया। इन्होंने तो बोला था कि जो कोशिकाएं होती है, नाम नहीं बता पाए कौन सी कोशिका, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बता दिया कि भोजन का स्थानांतरण जो होता है फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती है, सीब ट्यूब, क्लियर, में कोशिका रस के साथ अधिक स्फीति दाब से कम दाब से अधिक दाब से कम दाब की ओर भोजन का स्थानांतरण एक साथ होता है। जिधर प्रेशर ज्यादा है वहां से भोजन जाएगा, किधर? जिधर प्रेशर कम है, ठीक है। इसी को कहा जाता है मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, और वर्तमान में यही परिकल्पना क्या है? सबसे ज्यादा मान्य है। किसके लिए? भोजन के स्थानांतरण के लिए। हो गया क्लियर? समझ में आया ना? तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। देखो आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा होगा कि सर ये जो बॉटनी वाले जो टॉपिक हैं ये हमको थोड़ा कठिन पड़ते हैं, ये जल्दी समझ में नहीं आते। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि मैं जहाँ जहाँ बता रहा हूँ बस उन चीज़ों पे फोकस करो आप। पढ़ने को तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें से खास खास चीज़ें ही हमको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस बड़ा टॉपिक है, बट उसमें भी मैं जहाँ जहाँ आपको बताऊँ बस आप उसको टिक करते जाओ या नोट करते जाओ, बस क्वेश्चन वही से आना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।